बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर खैरियत होंगे। तो अभी तक हमारी डिस्कशन जो रीसेंट लेक्चर्स में चल रही है, इट इज़ रिलेटिंग टू फिज़िकल इन्वेंट्री काउंट, और उसमें हमने डिफरेंट आस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, इफ़ इन्वेंट्री इज़ हेल्ड बाय द थर्ड पार्टीज़, तो हम उसको किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। वी डिस्कस सर्टन प्रोसीजर्स, उसमें हमने कंफर्मेशन से स्टार्ट किया, देन वी चेक फॉर द एग्रीमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हम खुद विज़िट कर सकते हैं, अगर हम विज़िट नहीं कर सकते हम किसी और ऑडिटर को कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली देयर वर सर्टन प्रोसीजर्स जो हमने उसके ऊपर डिस्कस किए थे। अगर उसमें कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, तो आप यू कैन आस्क। पता नहीं आपकी बुक में ये प्रोसीजर लिखे हैं या नहीं लिखे इस तरह के, लेकिन नहीं हो, ये पास पेपर में 2-3 दफ़ा टेस्ट हुआ है, तो इसलिए हमें इसको अकॉर्डिंगली करना होगा। अच्छा, अब जो इसमें अगला एस्पेक्ट आता है कि थर्ड पार्टी के पास जो इन्वेंट्री पड़ी होती है वो क्यों पड़ी होती है। उसमें वन ऑफ द इंडिकेशन वाज कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है, हमारे पास स्टोर करने की स्पेस नहीं है, तो हम किस थर्ड पार्टी के वेयर हाउस के अंदर अपने जो इन्वेंट्री आइटम होते हैं उसको सेव कर सकते हैं। फिर समटाइम क्या होता है कि हमने कुछ इन्वेंट्री किसी कस्टमर के कहने पे बना ली है, और वो स्पेसिफिक नेचर है, और कस्टमर के पास स्पेस नहीं है, और वो कहता है कि आप इस इन्वेंट्री को अपने पास ही रखें, जब तक मेरे पास अपनी स्पेस क्रिएट नहीं होती मैं फिर बाद में आपसे उठा लूंगा। अब पेपर में अगर ये सवाल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय द थर्ड पार्टीज। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है और आपने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक किसी कंपनी से कोई मटेरियल तैयार करवाया है, कोई इन्वेंट्री आइटम तैयार करवाए हैं, बट आपके पास स्पेस नहीं है उस मटेरियल को उठाने के लिए, तो यू हैव गिवन देम इंस्ट्रक्शन कि इस इन्वेंट्री को आप अपने पास होल्ड रखें तब तक जब तक मैं इसको खुद उठा ना लूं। हाँ, इसका जो कंट्रोल है समझे मेरे पास है। अगर इन्वेंट्री में कोई वेयर एंड टेयर होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब क्या है कि उस पार्टी की सेल तो कंप्लीट हो चुकी है, उसने अपनी सेल रिकॉर्ड कर ली है, और साथ ही उसने अपनी बाकी एंट्रीज भी बुक्स में कर दी हैं, लेकिन उसने अपने पास एक इन्वेंट्री होल्ड करके रखी हुई है किसी और पार्टी के बिहाफ पे। तो सेकंड सिचुएशन आपकी ये भी बन सकती है। फिर तीसरी सिचुएशन क्या बनती है, सम टाइम क्या होता है जब आप बैंक से फाइनेंसिंग लेने जाते हैं, तो बैंक कहता है कि आप एक काम करें, अपनी इन्वेंट्री को प्लेज रखवा दें। क्या करवा दें? प्लेज स्टॉक करा दें। अब प्लेज जब करवाते हैं तो इन्वेंट्री के ऊपर आके मुकद्दम बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? मुकद्दम। मुकद्दम का क्या काम होता है? मुकद्दम कौन अपॉइंट करता है? बैंक। बैंक मुकद्दम अपॉइंट कर देगा, और मुकद्दम जो होगा इन्वेंट्री के ऊपर आके बैठ जाएगा, यानी गुडनाम के ऊपर, और उसकी इन्वेंट्री की मूवमेंट को क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। यानी कि फिर आप उसकी मर्जी के साथ इन्वेंट्री इन कर सकते हैं, उसकी मर्जी के साथ आप इन्वेंट्री आउट कर सकते हैं, उसके बगैर आप उसे इन्वेंट्री इन आउट नहीं कर सकते। तो मुकद्दम आके बैठ जाता है। तो मुकद्दम जो बैठ जाता है वो भी क्या है? थर्ड पार्टी के पास स्टॉक है। आप पेपर में सिर्फ अगर ये सवाल आ जाए कि मुकद्दम के पास इन्वेंट्री पड़ी है, तो आपके जेब में फोर्थ पे क्या सवाल आना चाहिए? थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी है। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि आपने किसी से कोई चीज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बनवाई है, एंड यू गिव देम द इन्वेंट्री फॉर द टिल द टाइम, जब तक आप उसको खुद नहीं लिफ्ट कर लेते, उठा नहीं लेते, उस वक्त तक उसके गोदाम में पड़ी रहेगी। इन्वेंट्री इज विद थर्ड पार्टी। आपके पास गोदाम में स्पेस कम थी, आपने किसी और के गोदाम में चीजें रखवा दी हैं, दैट इज इन्वेंट्री विद द थर्ड पार्टी। तो आपने इस सिनेरियोस को अच्छे तरीके से समझना है कि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास कहां कहां किस किस तरीके से आ सकती है। तो पेपर में लाजमी तो नहीं है कि वो ये आपसे सवाल करे थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी है, वो तो आपको अल्टरनेटिव तरीके से भी बात कर सकते हैं, जिसको आपने अकॉर्डिंगली क्या करना होगा? मैनेज करना होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री इन हाउस पड़ी हुई है, इन्वेंट्री क्या पड़ी है हमारे पास? इन हाउस हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, हम उसके ऊपर क्या प्रोसीजर्स को लगाते हैं? उसके ऊपर क्या प्रोसीजर्स को लगाते हैं? चाहे ये पैकिंग मटेरियल है, चाहे ये रॉ मटेरियल है, चाहे ये स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स हैं, चाहे ये वर्क इन प्रोग्रेस है, चाहे ये फिनिश गुड है, एनीथिंग जो भी होगी वो आप इन्वेंट्री काउंट के वक्त ही क्या करेंगे? उसको मेजर करेंगे। सबसे पहले जब हमें फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट का ऑडिट आ गया है, तो ऑडिट कब होता है? फॉर एग्जांपल ईयर एंड कंपनी का 30 जून 24,
23/24 क्या क्लाइंट का ईयर एंड है। आपने क्या करना है, आपने इस ईयर एंड के लिए इन्वेंट्री काउंट करनी है। मैं आपको ना पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे दूंगा इसके ऊपर और फिर उसको बुक के ऊपर मार्क भी करवा दूंगा। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसलिए कि रटाना लगाना पड़े और एक आपके माइंड में बेस बनी हो कि हम इन्वेंट्री काउंट का प्रोसीजर किस तरह से करते हैं। जब आपने किसी क्लाइंट का इन्वेंट्री काउंट करना है तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको प्री प्लान तैयार करने होते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी इन्वेंट्री काउंट। सबसे पहले यू शुड नो नेचर ऑफ द क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल एक एनजीओ है, एक एनजीओ है, एनजीओ के पास क्या कोई इन्वेंट्री पड़ी होगी? मोस्ट प्रोबेबली नहीं पड़ी होगी, अनलेस अनटिल के कोई वो फूड का काम करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो फिर शायद कोई छोटी मोटी इन्वेंट्री पड़ी हो, लेकिन मेजर इन्वेंट्री, मटेरियल इन्वेंट्री नहीं पड़ी होगी। ना इनका काम ट्रेडिंग करना है, ना इनका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है, ना इनका काम कोई चीज सेल करना है। दे आर वर्किंग एज फॉर वेलफेयर। तो हमें सबसे पहले एनजीओ है, एनजीओ केस में मैक्सिमम क्या हो सकता है? कैश हो सकती है और इसका क्या होगा? काउंट हो जाएगा। एनजीओ केस में मैक्सिमम क्या हो सकती है? कैश होती है और कैश का काउंट हो जाएगा। प्लस अगर कोई फिक्स एसेट्स हैं, प्लस अगर कोई फिक्स एसेट्स हैं तो हम उसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि वो मौजूद हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल दूसरे नंबर पे हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर एक तरह की ही इन्वेंट्री होगी। मतलब वो क्या इन्वेंट्री होगी? वो फिनिश्ड गुड्स पड़ी होंगी जो उन्होंने सेल पर्पस के लिए ली होंगी, या एनी गुड्स दैट आर हेल्ड इन द स्टोर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। वही क्या काम है? वही ट्रेडिंग बिजनेस का काम है। तो यहां पे इन्वेंट्री की जो नेचर होगी वो सिंगल नेचर आइटम होंगे, यानी कंप्लीट आइटम्स होंगे। आपने उनको क्या करना होगा? आपने उनको सिर्फ काउंट करके कंप्लीट करना होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें फिर फर्दर आपको नेचर देखनी पड़ती है, स्पेशलाइज्ड है या नहीं, स्पेशलाइज्ड नेचर का मटेरियल है या नहीं है। स्पेशलाइज्ड नेचर के मटेरियल से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हो सकते हैं, लाइक यूरेनियम। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट का आप ऑडिट करने जाते हैं और उसका काम यूरेनियम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, यूरेनियम उनका एक रॉ मटेरियल हो सकता है। अगर आप माइनिंग की किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो वहाँ पे डायनामाइट और जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं, दे कुड बी द रॉ मटेरियल एंड द स्टोर स्पेयर्स। तो आपने क्या करना है? उसकी स्पेशलाइज्ड नेचर है। क्या जो एंटिटी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या उसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं, वर्क इन प्रोसेस हैं या फिनिश गुड है, क्या उसकी मेजरमेंट के अंदर कोई टेक्निकलिटीज का नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? जिस तरह से हमने बात की थी, अगर ओपन यार्ड में कोल पड़ा हुआ है तो उसको मेजर करने के स्पेशल टेक्निक्स हैं। अगर एक ड्रम के अंदर या एक बड़े टैंक के अंदर ऑयल पड़ा है, उसको मेजर करने की एक सेपरेट टेक्निक्स हैं। सम टाइम क्या होता है कि साइलोस होते हैं, साइलोस होते हैं ये सीमेंट के ऊंचे ऊंचे, आपने देखे होंगे, अगर सीमेंट फैक्ट्री किसी ने देखे तो सीमेंट फैक्ट्री में ऊंची ऊंची टैंकियां बनी होती हैं। वो टैंकियां क्या होती हैं? साइलोस होते हैं। साइलोस के अंदर क्या होता है? सीमेंट सेव होता है। अब साइलो के अंदर कितना सीमेंट पड़ा है, तो मैं पहले उस सीमेंट को बाहर निकालूं, फिर मैं कंडा मंगवाऊं, कंडे के ऊपर मैं वेट करूं, फिर मैं उसको वापस लेके जाऊं, तो नहीं कर सकता। तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ दोज इन्वेंट्री आइटम्स। अब वहां पे फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर स्पेशलाइज्ड नेचर क्या है, तो आइदर वी नीड सम एक्सपर्ट और नॉट। तो यहां पे हमें एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। सो वी शुड बी अवेयर कि हमें एक्सपर्ट को यहां पे इंगेज करना है या नहीं करना। तो ये स्पेशलाइज्ड है या नहीं है। और इसके बाद फिर हम आखिरी सवाल करते हैं, लोकेशंस क्या हैं? क्या होती हैं? आखिरी तो नहीं, मतलब और सवाल में होंगे। लोकेशंस क्या हैं? यानी कि आपकी कंपनी है, वो उस कंपनी के वेयर हाउस कितने हैं, उसके प्रोडक्शन फैसिलिटीज कहां कहां पे हैं, कितनी जगहों के ऊपर है, रॉ मटेरियल कहां कहां रखा होता है, वर्क इन प्रोसेस किस किस स्टेज के ऊपर होता है, फिर उसमें आपकी फिनिश गुड्स कहां कहां पड़ी होती हैं, फिर आप इस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फिर उसके बाद लोकेशन के बाद देयर शुड बी एटलीस्ट वन सीनियर रिसोर्स इन द टीम हु शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस। जिसके पास क्या होना चाहिए? बिजनेस प्रोसेस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट कंडक्ट द स्टॉक काउंट। आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने स्टार्ट कहां से करना है और मैंने कंक्लूड कहां पे करना है। तो देयर शुड बी एटलीस्ट वन रिसोर्स हु हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी टीम मेंबर्स के पास, वी कैन आस्क द क्लाइंट टू गो थ्रू ईच एंड एवरी प्रोसेस टू अस। हम उसके साथ मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके हम उसके पूरे बिजनेस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
बिजनेस के प्रोसेस से मुराद क्या है, इनपुट क्या क्या होते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है, आउटपुट क्या जनरेट होता है, आउटपुट जनरेट होता है तो किस तरीके से सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीमेंट फैक्ट्री का मैं ऑडिट करने गया तो वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि ये जो अक्सर औक़ात आप किसी का बैकग्राउंड हो कोई पहाड़ी इलाके का तो वहाँ पे ना ब्लास्टिंग की आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा, माइन के ऊपर ना माइंस का ब्लास्टिंग करते हैं। कोई है बच्चा जो थोड़ा सा फुटवार साइड का हो या KPK साइड का? कोई भी नहीं है, क्या बात है। तो होता क्या है, पहाड़ों के अंदर ना माइनिंग होती है, तो माइनिंग में जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को यूज़ करके फिर उस माइंस को मतलब पत्थर नीचे गिराए जाते हैं। अब मैं एक सीमेंट फैक्ट्री का ऑडिट करने गया, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन क्या होता है, पत्थर, जिसको पंजाबी ज़बान में चूना कहते हैं, चूना, ठीक है। चूना जो होता है ना वो बेसिकली उनका मेन रॉ मटेरियल होता है, रॉ फॉर्म के अंदर पत्थर की फॉर्म में जो होता है वो उनका रॉ मटेरियल होता है। अब मैंने कहा कि अब मुझे पता था एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी होते हैं, तो मैंने कहा जी मुझे ना एक्सप्लोसिव मटेरियल का भी स्टॉक ऑन करना है। सारी बात है वो अंडरस्टैंडिंग तो ना क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से काम करती हैं। उन्होंने स्पेशल अप्रूवल ली स्टोर ओपन करने के लिए। वो अप्रूवल थी लोकल पुलिस स्टेशन से। एक चाबी पुलिस स्टेशन के पास थी या सिक्योरिटी के पास थी, एक चाबी स्टोर इंचार्ज के पास थी, एक चाबी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास थी। मतलब 5 ताले उसके ऊपर लगे हुए थे एक स्टोर के ऊपर। यानी कोई बंदा 5 बंदे इकट्ठे मौजूद होंगे तो स्टोर ओपन हो सकता है, अगर 5 बंदे मौजूद नहीं होंगे तो स्टोर ओपन नहीं हो सकता। फिर उसके अंदर जो मटेरियल पड़े हुए थे, डायनामाइट पड़ा हुआ था, फिर उसमें वो अक्सर देखते नहीं है आप फिल्मों के अंदर कि वो ये वाला पंप शम भी, और दूसरा वो तार होती है एक लंबी सी, वो तारें पड़ी हुई थी, फिर बारूद पड़ा हुआ था। मैंने कहा जी अगर बिलफर्ज बारूद को आग लगा दीजिए तो क्या होगा। अब बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है, और उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं इस बारूद को फटने के लिए या एक्सप्लोड होने के लिए नैरो स्पेस चाहिए होती है। ओपन अगर आप इसको आग लगा देंगे तो ये सिर्फ ना वो कहते हैं तिर 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 करके उड़ जाएगा, लेकिन इसका कुछ भी नहीं होगा। अब फिर मैंने पूरा बिजनेस प्रोसेस पूछा, उसने कहा सबसे पहले पहाड़ में ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके आपको किसने पता है क्या चीज? अच्छा, तो फिर आप बताए नहीं, आपने पहाड़ी इलाके से हैं। अच्छा, फिर ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके उसमें फिर वो पूरी काफी आगे जाके ना फिर उसमें वो इतनी ट्यूब की फॉर्म के अंदर वो जो होता है बारूद वो इन करते हैं। उसके साथ फिर एक तार लगती है, तार लग के पीछे आता है आगे डेटोनेट्स होते हैं, डेटोनेट उसको कनेक्ट करते हैं, डेटोनेट के थ्रू उसको स्पार्क दिया जाता है, स्पार्क का हिस्सा उसमें जाता है, देन इट टेक सम टाइम, और उसके बाद क्या होता है एक्सप्लोजन हो जाती है। जैसे एक्सप्लोड होता है तो फिर ऊपर से जो पत्थर होते हैं वो नीचे गिरते हैं और बाद में पत्थरों को उठा लेते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। अब मुझे ये प्रोसेस ऑडिट ना करता तो नहीं पता होना था, लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग लेने का शौक है चीज़ों के ऊपर, तो मैंने जाकर उनसे चीज़ों के बारे में पूछ लिया, मैंने उसका स्टॉक आउट भी कर लिया। अब दिस वाज द स्पेशलाइज्ड नेचर। अब क्या चीज़ उन्होंने कहा था हम करवा के जैक चेक भी करवाते हैं, लेकिन मैंने ना उसके मैंने वो आवाज़ सुन ली थी, मैंने कहा ये प्रोसेस यही होना और क्या होना है। उन्होंने कहा हम ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है ना वो एक्सप्लोड होते हैं। क्योंकि जो साइट पे लोग काम कर रहे होते हैं ना वो बेचारे ऑडिटर से डरते बहुत हैं। वो कहते एडिटर साहब आ गए, एडिटर EDITOR, एडिटर साहब आ गए, एडिटर साहब सामन ले जाओ, सामन ले जाओ, रोटी खाओ, सामन सामन रोटी खाओ, सामन कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी, हर शय बेहतरीन तैयार होना चाहिए, सामन से हम ले आओ, सामन से। तो एडिटर साहब जो होते हैं ना, ये फिर आप लोग भी इंशाल्लाह एडिटर बनेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल्स के दौरान में तो आप ये एक्सपीरियंसेस आर वेरी गुड इन नेचर, आपको ये एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में बड़े याद होते हैं। मतलब मैं ये जिस दिन की ये बात करूँ उस दिन की एक और स्टोरी भी स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड सुनाऊंगा आपको, वो सुनाता हूँ ना अभी साथ, तब भी समझ आएगा, वरना स्टॉक अकाउंट वाला एरिया किस तरह समझ आएगा आपको। मैंने आपको बताया था कैश को हाथ नहीं लगाते, याद है आपको ये बात? एक बाबा जी थे सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर, तो ही वॉज अराउंड 70 प्लस होंगे। अब बेसिकली ना वो बड़े अच्छे इंसान थे। मैं तो मतलब उनकी पर्सनैलिटी को वाकई मतलब मैं 2-3 साल से ऑडिट कर रहा था, मुझे बड़े सारे जानते। तो मैंने ना अकाउंट्स मैनेजर के साथ और जो GM वहाँ पे था, मैंने उनके साथ पहले ना प्री प्लान डे कहा कि मैंने बाबा जी के साथ मजाक करना है, तो मैंने उनको बता दिया था। अब मैंने क्या किया, मैं ना कैश काउंट करने गया, मैंने कहा जी सारी कॉपी कर लो, और सारी कॉपी निकाल ली 1000 वाली। मैं टेबल बैठा, मैंने टेबल पे उंगली मार के ना एक कॉपी नीचे गिरा ली। मैंने कहा यहाँ काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 लाख पड़ा हुआ है। बाबा जी कितने पैसे आपके पास आ रहे हैं? बाबा जी के मेरे पास तो 8,50,000 है। और 1.5 लाख इधर गया आपके पास? मैं कहा 1.5 लाख इधर गया आपका? तो बाबा जी ना मेरा मुंह देखें, अच्छा फिर कहें कैमरा कटो कैमरा कटो। मैं कहा क्यों कैमरा कटो?
इतना कौन आया, मेरे गैर मौजूदगी कौन आया थे, यानी कि मेरे गैर मौजूदगी में इधर कौन आया था। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे स्टोर की चाबी किसी और के पास है। तो बाबू जी को थोड़ी देर हम तंग धुंग किया, उनको हमने थोड़ा सा कहा कि नहीं हूँ तो रिपोर्ट होएगी, ये होएगा वो होएगा, तो उनके मजाक कर रहे थे हम उनके साथ ना। तो बाद में फिर हमने उनको जो है इस चीज़ के बारे में बताया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कैश काउंट नहीं करना चाहिए बिलफर्ज। अगर मैं क्लाइंट से ना ये करता, ये वाली मेरी ना होती अंडरस्टैंडिंग जीएम के साथ, और मैं कैश को आ लगा लेता या मैं कोई काम कर लेता, उनकी कैश शॉर्ट हो जाती, तो किस पे इल्ज़ाम लगना था, मेरे पर इल्ज़ाम लगना था। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब आप स्टॉक काउंट करने जाएं, कैश काउंट करने जाएं, तो डोंट पुट योरसेल्फ फॉर काउंटिंग प्रोसेस, बट यू कैन ऑब्जर्व द प्रोसेस। आप प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप काउंटिंग नहीं करते। इसी तरह समटाइम क्या होता है कि अब पहाड़, बोरियों के पहाड़ लगे होते हैं, अब उसकी काउंटिंग किस तरह से करें? बहुत इतनी बोरियां पड़ी हैं पूरे गोदाम के अंदर, इतनी बोरियां पड़ी, किस तरह से काउंट करें? गंदम की बोरियां हैं, सीमेंट की बोरियां हैं, किसी चीज़ की बोरी, किस तरह से काउंटिंग करें? आप क्या चीज़ आज वैसे लेजर टेक्निक भी आ गई, आप लेजर के थ्रू उसको मेजर करते हैं तो आपको बता देते हैं इसमें इतनी बोरियां, इतनी ये चीज़ें हैं। इवन सम टाइम क्या होता है कि वो साइडों पे पहाड़ बना देते हैं, अंदर खाली होता है, यानी कि साइडों पे बोरियां लगा देंगे, अंदर कुछ भी नहीं होगा, और आपको ये लगे कि अंदर शायद इतनी बोरियां अंदर भी पड़ी हैं, तो अंदर बोरियां इतनी नहीं होती। तो ड्रोन कैमरा के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि भाई इस पूरी स्पेस में बोरियां ही है ना, या खाली दरमियान में खाली जगह है। तो ड्रोन के थ्रू आप ये टेक्निक को यूज करके आप कर सकते हैं। एनीवे वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस, उसकी जितनी लोकेशंस हैं, कहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में होता है, मटेरियल है या नहीं है, आप पहले अपनी हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट से ले लेते हैं। लोकेशंस के बाद आप उसके बारे में पूछते हैं कि आप हमें बताएं कॉन्टैक्ट पर्सन, कि हर लोकेशन के ऊपर कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा। जाहिर बात है मैं किसी एक कंपनी का ऑडिट तो नहीं कर रहा, ये लिखने वाली बातें नहीं है, ये सब समझने वाली और सुनने वाली बातें। स्टोरी है कि स्टॉक काउंट का प्रोसीजर होता किस तरीके से। जाहिर बात है फर्म के पास कोई एक क्लाइंट तो नहीं है, फर्म के पास तो 50, 100, 200, 300, 400 क्लाइंट्स हैं। अब मैं अगर प्लानिंग नहीं करूंगा स्टॉक काउंट की, तो मैं स्टॉक काउंट वाले दिन जाके टीम ही एलोकेट नहीं कर पाऊंगा। उससे आधी क्लाइंटों का स्टॉक काउंट हो जाए, आधों का स्टॉक काउंट ही ना हो। फिर एक प्रॉपर स्टॉक काउंट की प्लानिंग के लिए पूरी टीम बनाई जाती है फर्म के अंदर। उस टीम को क्लाइंट के कॉन्टैक्ट पर्सोनल्स का नाम बताया जाता है, क्लाइंट की नेचर बताई जाती है, उसमें कोई स्पेशलाइज नेचर का काम है या नहीं है, ये चीज बताई जाती है, और उसकी बेस के ऊपर वो एक कंप्लीट चेकलिस्ट बना के रखते हैं कि मैंने इस क्लाइंट के ऊपर कितने रिसोर्स एलोकेट किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी आपके पास एक डीजी सीमेंट है, डीजी सीमेंट के ऊपर मैंने 3 लोकेशन है, लोकेशन 1, लोकेशन 2 और लोकेशन 3। अब ये लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3 तीनों डिफरेंट जगहों पे है। फॉर एग्जांपल लोकेशन 1 उनकी कराची में है, लोकेशन 2 उनकी डीजी खान में है, लोकेशन 3 उनकी जो है वो पंजाब में है कहीं पे, मतलब पंजाब नहीं केपीके में है, केपीके में, ठीक है जी। तो ये 3 लोकेशंस के ऊपर उनकी लोकेशंस के ऊपर काम हो रहा है। अब मुझे जाहिर बात है एक टीम एक ही दिन में कराची, डीजी खान और केपीके में तो जा नहीं सकती, तो आई हैव टू एलोकेट द 3 डिफरेंट टीम्स। मुझे 3 डिफरेंट टीम चाहिए। अब जो जॉब इंचार्ज होगा वो स्टॉक काउंट की टीम को बताएगा कि हाउ मेनी रिसोर्सेज एट ईच लोकेशन आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कराची के ऊपर 2 लड़के चाहिए, डीजी खान में 1 चाहिए और केपीके में 2 चाहिए, तो टोटल कितने बच्चे चाहिए? 5। अब 5 बच्चे 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जाएंगे। अब दूसरा सवाल में क्या आता है, ठीक है 5 बच्चे चाहिए। अब ये जो 5 बच्चे हैं ये सिर्फ एक क्लाइंट का काम तो नहीं करेंगे, ये तो फिर इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर जकम को इन्होंने डीजी खान जाना है, 2 को इस टीम ने केपीके जाना है और 3 को इस टीम ने कराची जाना है, ये 3 डिफरेंट डेट्स के ऊपर काम करना है। तो जो 1 तारीख को मेरी टीम डीजी खान जाएगी, 2 तारीख को ये टीम मेरी किसी और क्लाइंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी, 3 तारीख के लिए किसी और क्लाइंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी, और जो 2 पे जाएगी वो 1 पे किसी और काम के लिए अवेलेबल हो जाएगी और 3 पे किसी और काम के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और इस तरह से अगर किसी टीम ने 3 तारीख को जाना है तो जकम को भी अवेलेबल है और 2 को भी अवेलेबल है। तो जो टीम होती है जो स्टॉक उनकी प्लानिंग कर रहा होता है वो बच्चों की डे वाइज प्लानिंग कर रहा होता है कि डे वाइज हमने अपने रिसोर्सेज को कहां पे किस तरीके से एलोकेट करना है। तो ये रिसोर्स की प्लानिंग भी एक स्टेप होता है जिसमें हम अपने क्लाइंट्स के ऊपर जितने एलोकेट करने होते हैं रिसोर्सेज उनकी हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं। जब ये स्टॉक काउंट की प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है फिर इसकी लिस्टें लगती हैं फर्म के अंदर कि भाई ये क्लाइंट्स हैं, इसमें ये दिन है, इस दिन में ये बच्चे जा रहे हैं, इस दिन में ये बच्चे काम कर रहे हैं, इस दिन में ये बच्चे काम कर रहे हैं, इसमें किसी का कंफ्लिक्ट है, कोई डुप्लीकेशन है, सेम डे पे किसी के 2 काम आ गए तो आप फौरी तौर पे अपने इस कंसर्न को रेज कर सकते हैं।
नॉर्मली हम इसको एक्सेल के अंदर बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, डुप्लीकेट के टेस्ट लगे होते हैं, शीटें बड़ी वेल मैनेज्ड होती हैं। यानी अगर मैंने किसी बच्चे को अगर सेलेक्ट कर लिया 2 तारीख को, तो ऑटोमेटिकली 3 को सिलेक्ट ही नहीं करने देता उसको, तो हम उसके ना फील्ड चेक्स लगा देते हैं ताकि वो डुप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाए। जैसे ही काम हमारा रिसोर्स एलोकेशन हो जाती है, देन वी कॉल द टीम फॉर ट्रेनिंग। हम पूरी टीम को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। ये बातें कौन किसकी हो रही है? फर्म की बातें हो रही है। फर्म कैसे काम करती है? हम उनको जनरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि आप जब भी क्लाइंट पे जाएंगे तो आप सबसे पहले क्लाइंट के साथ रब्ता करें। क्लाइंट के साथ रब्ता करने के बाद अपनी कम्यूट का बंदोबस्त करवाएं। अगर क्लाइंट ने आपको गाड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसके साथ आप अपनी कोऑर्डिनेशन कर लें। अगर क्लाइंट ने आपको गाड़ी नहीं देनी, आपने उबर करानी है या आपने डेवो पे जाना है या फैसल मोर पे जाना है या किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ जाना है, तो मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर टिकट्स, और अपने टिकट्स और बाकी जो लॉजिस्टिक मैटर उसको मैनेज करें। अच्छा, फिर जाहिर बात है आप वहाँ पे जाएंगे, रोटी पानी, रास्ते के खर्चा, चाय पानी, ये कहाँ से आएगी? तो फर्म फिर कहती है कि आप एडवांस ले लें। यानी हम बच्चों कहते हैं एडवांस लें, आप एडवांस लेकर क्लाइंटों पे चले जाएं। एडवांस फर्म आपको देती है, आपने बाद में उसकी रिम्बर्समेंट देनी होती है। यानी फादर किसी ने KPK में जाना है तो KPK में जाने के लिए उसको हो सकता है कि कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं तो 10,000 की तो टिकटें लगनी आने जाने की, 2 बंदों की, या इससे ज़्यादा की शायद लगेंगी। उसके बाद वहाँ पे 2 दिन का स्टे है, चलो रास्ते का खाना पीना तो उन्होंने खुद करना है, वहाँ पे तो क्लाइंट फिर याशी कराएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन रास्ते का खाना पीना किसने मैनेज करना है? हमने खुद मैनेज करना है। तो हम कहेंगे आपने सारे इस मैटर को मैनेज कर लें। फिर अगर किसी को साथ एक्सपर्ट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कि हमें लगता है कि कुछ स्टॉक अकाउंट हम नहीं मेयर कर सकते, तो हम कहेंगे आपने एक्सपर्ट, ये बंदा एक्सपर्ट है, इसके साथ आप रब्ता कर ले, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर ले, इसको भी अपने साथ आपने लेके जाना है। ये सारी बात होगी। फिर हम उनको मेजर चीज़ें समझाते हैं कि जब आप स्टॉक अकाउंट करने जाएंगे तो उसमें मटेरियल स्टोर के अंदर कैसे पड़ा होगा। स्टोर में रैक्स लगे होते हैं, रैक्स के ऊपर, हर रैक के ऊपर एक डिफरेंट नंबर लगा होता है। फॉर एग्जांपल नंबरिंग किस तरह से होती है? 01-01-01-001। हम कहेंगे ये 01 इज द सिटी, फॉर एग्जांपल KPK DG खान कराची। फिर अगला 01 जो है ये उसका जो आगे क्या कहते हैं कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट। फिर अगला 01 आ गया जी अब जो इन्वेंट्री आइटम है उसकी मेन क्लास, और उसकी अगला जो कोड है ये है सब क्लास का। तो ये इस तरीके से आपके कोडिंग हुई होगी। आप इस कोडिंग को जाके समझें और देखें कि जो इन्वेंट्री आइटम लोकेट हुए हैं उसकी साइंटेक्स क्या है, किस तरीके से वो चीज़ें वहाँ पड़ी हैं। अब आप क्या करेंगे? आप क्लाइंटों से लेंगे लिस्टें। क्या लेंगे? लिस्ट लेंगे। आप कहेंगे क्लाइंट्स की जितनी लोकेशन के ऊपर रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है, फिनिश गुड पड़ी है, पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, आप सारों की हमें क्या दे दें? लिस्टें दे दें। सबसे पहले अपने क्लाइंटों से क्या लेनी है? लिस्टें लेनी है। फिर आपने उनसे पूछना है कि उनकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स हैं वो क्या लगे हुए हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोसीजर से मुराद क्या है? इन्वेंट्री स्टैक्स में किस तरह से लगती है, इन्वेंट्री इन आउट कैसे होती है, इन्वेंट्री के जो बेसिक इन आउट के प्रोसीजर्स हैं आपने उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है। पहले नंबर पे आपने क्या लेना है? लिस्टें। दूसरे नंबर पे आपने क्या लेना है? प्रोसीजर्स का समझना है। तीसरे नंबर पे क्लाइंट का अपना क्या प्रोसीजर है फॉर द पर्पज ऑफ स्टॉक अकाउंट। जारी बात है एक स्टॉक अकाउंट तो हम कर रहे हैं ना, एक क्लाइंट भी अपना स्टॉक अकाउंट करती होगी। अब मुझे बताएं क्या हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम 100% स्टॉक अकाउंट कर सके? नहीं। हम क्या करेंगे? हम सैंपल बेसिस पे काउंटिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? सैंपल बेसिस पे काउंटिंग करते हैं। अब ये बातें आपको ना जा रखने वाली हैं। क्लाइंट का फिर प्रोसीजर क्या है इन्वेंट्री काउंट करने का? क्लाइंट कैसे इन्वेंट्री काउंट करता है, तो हम उसका क्या करेंगे? उस प्रोसेस की भी जाके अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उस प्रोसेस की भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्लाइंट अगर खुद स्टॉक काउंट करता है तो उसका मैकेनिज्म क्या फॉलो करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं, वो खुद किस तरह स्टॉक काउंट करते हैं, और हम उसके अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर अपने स्टॉक काउंट के प्रोसीजर को क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। जाहिर बात है आपको खुद तो नहीं पता ना। आप फॉर एग्जांपल पहले किसी एक डिपार्टमेंट में चले गए, वहां स्टॉक काउंट करने चले गए, वहां हो सकता है कि वहां पे इन्वेंट्री काउंट ही ना हो सकती हो, क्योंकि वहां पे पीछे से स्टोर से इन्वेंट्री बन के भी आ रही है और वहीं से इश्यूएंस भी हो रही है। तो फॉर एग्जांपल आप क्या करना पड़ेगा? आपको जिस एरिया में जा रहे हैं, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर स्टॉक काउंट करने जा रहे हैं तो वहां पे रिसीट और इश्यूएंस दोनों क्या होनी चाहिए? ब्लॉक होनी चाहिए फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो इश्यूएंस और रिसीट ब्लॉक होनी चाहिए, और फिर आप उसका क्या करें? इन्वेंट्री काउंट करें। फिर क्या करें? आप उसका इन्वेंट्री काउंट करें। और अगर किसी क्लाइंट की नेचर ऐसी है कि वहां पे आप रिसीट और इश्यूएंस को रोक नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बड़ी
एक कम्बरसम रूटीन बन जाती है, तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं, आप फिर जितनी इशूस हुई होती है उस स्पेसिफिक टाइम में और जितनी रिसीट हुई होती है उस टाइम के अंदर, उन दोनों को नेट करके अपने स्टॉक की वर्किंग के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं। यानी हम कहते हैं हमने इतना स्टॉक, मैनेजमेंट ने इतना स्टॉक डिक्लेयर किया था, मैनेजमेंट ने ये स्टॉक डिक्लेयर किया था, इसमें फर्दर ये है और ये स्टॉक इसमें से आउट हुआ है, ये जो इन हुआ है ये प्लस कर दें, जो आउट हुआ वो माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस, जो रिमेनिंग नेट निकलेगा वो क्या होगा, वो इन्वेंट्री आइटम होंगे जो स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर पड़े होंगे। ठीक होगी जी बात। तो ये आपने इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म क्लाइंट का अंडरस्टैंड करना। क्लाइंट के फिर कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं, जाहिर बात है कंट्रोल्स के बगैर आप चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कंट्रोल्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की है कि जब इन्वेंट्री इन होती है तो क्या उसका डॉक्यूमेंट बनता है, इन्वेंट्री आउट होती है तो उसका क्या डॉक्यूमेंट बनता है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। फिर क्या फिजिकल कंट्रोल लगे हुए, फिजिकल कंट्रोल से मुराद क्या है, क्या कैमरा लगा हुआ है जहां पे इन्वेंट्री पड़ी है। फॉर एग्जांपल किसी सोने की दुकान का आप स्टॉक आउट करने चले गए हैं और वहां पे कैमरा नहीं लगा हुआ, या जब आप एंट्री एग्जिट करते हैं तो वहां पे वॉक थ्रू गेट लगा होना चाहिए। जैसे कोई मेटल, जाहिर बात है वॉक थ्रू गेट क्या करता है, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उसमें, वो मेटल को डिटेक्ट कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल सोने की दुकान है उसके बाद मेटल डिटेक्टर ही नहीं लगा हुआ, तो हाउ यू कैन इंश्योर कि वहां पे सोना बंदा चोरी करके नहीं लेके जा रहा। तीसरा कंट्रोल क्या होगा कि अगर कोई से प्रीशियस मेटल्स हैं, कोई प्रीशियस काम वहां पे हो रहा है तो वहां पे चेकिंग होती है या नहीं होती। यानी कि अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप कारफोर में जाएं, मेट्रो में जाएं, अल्फते में जाएं, रेनबो में जाएं, आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, तो उनके जब अपने एम्प्लॉयज, अपना स्टाफ उनका इन होता है या एग्जिट करता है, उसको प्रॉपर चेक किया जाता है कि भाई वो कोई इन्वेंट्री आइटम को जेब में डाल के कुछ पाँच छुप के लेके तो नहीं जा रहे। तो ये दिस इज ऑल्सो द कंट्रोल इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने जो कंट्रोल्स लगाए हुए हैं अपनी इन्वेंट्री के ऊपर, आप उस कंट्रोल्स को भी एवेलुएट करते हैं। लाइक आप उनसे ये भी पूछेंगे कि आपका क्या कंट्रोल है कि एक्सपायरी आइटम को आप किस तरह से असेस करते हैं कि एक्सपायरी आइटम कहां कहां पड़े होंगे, आप किस तरह से चेक करते हैं कि कौन कौन सी इन्वेंट्री कहां कहां पे ऑब्सोलीट पड़ी है। फिर आप देखते हैं कि कोई इन्वेंट्री ओपन यार्ड में तो नहीं पड़ी हुई, ओपन यार्ड में पड़ी है तो क्या उसके ऊपर एनवायरमेंटल एक्सपोजर तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो तो इन्वेंट्री खराब हो जाए, या अगर तूफान आए तो इन्वेंट्री उड़ के साथ चली जाए, तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स है, क्या उसके ऊपर प्रॉपर शेड्स बने या नहीं बने। तो आप क्या कहते हैं, इन्वेंट्री के ऊपर जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप असेस करते हैं कि इन्वेंट्री इज इन सेफ हैंड्स और नॉट, इन्वेंट्री ठीक है या नहीं है। तो अब आप काम क्या क्या किए, लिस्टें ली, लिस्टों के बाद आपने इन्वेंट्री के कंट्रोल पूछे, इन्वेंट्री कंट्रोल के बाद उनके इन्वेंट्री काउंटिंग के प्रोसीजर जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है उसको आपने चेक किया। ये तीन मेजर काम आपने अभी किए। इसके बाद अब आपका स्टॉक काउंट का काम शुरू हो जाता है। स्टॉक काउंट का काम अब एक्चुअली शुरू किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल देयर आर टू ऑप्शन, वन इज यू हैव द लिस्ट, आपके पास क्या है, लिस्ट है, और इन्वेंट्री कहां पड़ी है, फ्लोर पे। एक आपके पास लिस्ट में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री दो जगहों पे होगी, इन्वेंट्री लिस्ट में भी होगी और इन्वेंट्री FLOOR होगा, फ्लोर में भी पड़ी होगी। अब देखें लिस्ट में इन्वेंट्री को मैंने फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई इन्वेंट्री है इसके साथ जाके क्या करना, कंपेयर करना है। मैंने क्या कंपेयर करना है, लिस्ट वाली क्या है, लिस्ट वाली वो इन्वेंट्री है जो किस में आ रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, ऐसे ही है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्वेंट्री आ रही है उसकी लिस्ट ली और उसको जाके मैंने फ्लोर के ऊपर जो मेरे एक्चुअल जगह पे इन्वेंट्री पड़ी थी उसके साथ जाके क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ये बात समझ आइए। अब यहां पे दो टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक क्या होती है, लिस्ट टू फ्लोर। फॉर एग्जांपल यार एक कॉपी दिखाओ यार, ये लिस्ट पड़ी थी, मैंने इसमें कहा कि आइटम नंबर 00 22 33 44 55 मुझे चेक करना है कहां पड़ा होगा। उसने कहा जी कि 22 33 44 55, सर ये देखिए ये रैक नंबर है, ये इसके नीचे ये नंबर लगा हुआ है, इसमें ये इन्वेंट्री पड़ी। मैंने कहा सारी इन्वेंट्री बाहर निकाल लें, उसने ना बाहर निकाली। मैंने कहा काउंट करना शुरू करें, उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन 100। उसने कहा जी 100 आइटम पड़े हैं। मैं उसको नहीं बताऊंगा लिस्ट में कितने पड़े हैं, मैं लिस्ट में चेक किया, मैंने कहा 80। मैंने फोर्थ पे कहा मैं दोबारा काउंट करो, उसने फिर काउंट किया, उसने कहा सर 100 पड़े हैं। मैंने लिस्ट में क्या कहा 80। मैंने उसको फिर बताया कि भाई अब तुम कंफर्म हो कि इसमें 100 आइटम पड़े हैं, उसने कहा जी मैं कंफर्म हूं। मैंने कहा इस लिस्ट में तुम्हारे पास 80 आ रहे हैं, तुम मुझे बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं और लिस्ट भी इसकी हो। उसने चेक किया, उसने कहा सर और कोई लिस्ट नहीं है। मैंने कहा फिर आगे ये साइन कर दो। डिफरेंस आ गया ना,
देखो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट में एक आइटम पकड़ा, मैंने फ्लोर पे गया, मैंने उस आइटम की काउंटिंग करवाई, काउंटिंग करके डिफरेंस निकला, मैंने डिफरेंस को फिर दोबारा चेक किया, दोबारा चेक करने के बाद मैंने कहा दोबारा देख लो डिफरेंस, गलती तो नहीं है। उसने कहा कोई गलती नहीं है। मैंने कहा कोई और लिस्ट तो नहीं है। उसने कहा कोई और लिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर एक काम करो, ये डिफरेंस आ गया। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा फिर साइन कर दो इधर। उसे मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर डिफरेंस पे साइन करवा लिए। अब जब सारा सैंपल के ऊपर मैं स्टॉक काउंट कंप्लीट कर लूंगा, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरी पूरी टीम है, इस पूरी टीम ने काम किया, मैं कहूंगा भाई जिस जिसके इन्वेंट्री आइटम में जो जो डिफरेंस निकले सारे डिफरेंसेस लेके इधर आ जाओ। अब वो सारे अपने अपने डिफरेंस लेके आ जाएंगे, हम उसको वैल्यूएट करेंगे, उसकी कंप्लीट समरी बनाएंगे और मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। अगर मटेरियल डिफरेंसेस हुए तो फिर इसका मतलब क्या है कि वी हैव नो रिलायंस, क्यों हो सकता है हर आइटम में डिफरेंस निकल आओ। फिर हम उनको कहेंगे आप इस तरह करें, आप इसके ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज कंडक्ट करें और अपनी इन्वेंट्री को दोबारा रिकंसाइल करें, जो फिजिकल इन्वेंट्री पड़ी है और उस जो आपकी लिस्ट में इन्वेंट्री पड़ी है। बिल्कुल होगी लिस्ट में, लेकिन हम उसके ऊपर प्रोसीजर वही लगाएंगे जो अमलत है हमारे। अगर हम वहां पे जाते हैं तो फिर हम ये प्रोसीजर सारे लगाएंगे कि उसने क्या कंट्रोल लगाए हुए, उसके क्या प्रोसीजर, उसका क्या मैकेनिज्म है। अगर हम वहां नहीं जा सकते तो कंफर्मेशन पे हम काम चला लेते हैं। हमने कहा ये डिफरेंस सारे थे, हमने उनको कहा भाई हमारा आप पे रिलायंस नहीं, आप उसका पूरा एक्सरसाइज करें, दोबारा करके हमें बताएं, दोबारा हम इसका स्टॉक आउट कर लेंगे। तो हम दोबारा उसको स्टॉक आउट कर लेंगे। अगर डिफरेंस नॉर्मल हुए, थोड़े थोड़े हुए, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट्स बुक करें, किस में, अपनी बुक्स के अंदर, यानी लिस्टों को क्या करें, ठीक करें। ये क्या था आपका, लिस्ट में से देखा और फ्लोर पे चले गए। एक दिन स्क्लैन साहब बड़े जोश और खरोश में आए। स्क्लैन साहब ने कहा ये क्या पड़ा हुआ है। उसने कहा जी ये सर चाबियां पड़ी हैं। लिस्ट में दिखाओ कहां पड़ी है, लिस्ट में दिखाओ कहां पड़ी है। यानी कि स्क्लैन साहब जा रहे थे, स्क्लैन साहब ने देखा कोई चीज पड़ी है, स्क्लैन साहब ने कहा ये क्या पड़ा है, चाबियां, क्या जी लिस्ट में दिखाओ कहां पे आ रही हैं। अब क्लाइंट का इम्तिहान शुरू हो गया, जारी बात। अब उसने क्या करना है, अब उसने वाइस वर्सा करना। उसने फ्लोर पे से एक आइटम पकड़ा है और उसको किस में मैच किया है, लिस्ट में मैच किया। ये बात समझ आई आपको। दिस इज कॉल्ड द फ्लोर टू लिस्ट, दिस इज कॉल्ड द फ्लोर टू लिस्ट। मैं गुजरते गुजरते किसी आइटम को पकड़ लिया, मैं कहा भाई मुझे लिस्ट में बताओ ये कहां पे पड़ा हुआ है। समटाइम रैक में कोई चीज पड़ी है, ये क्या पड़ा हुआ है सर, ये बॉल बेरिंग्स पड़े हैं, निकालो बाहर, कितने पड़े हैं, 20, लिस्ट में दिखाओ कहां पे आ रहे हैं। अब उसके ऊपर पूरी मेजरमेंट होती है, सारा कुछ होता है कि ये फॉर एग्जांपल 02, 03, 05, 06 का जो कोड है, इसमें इतने सेंटीमीटर के, इतने मिलीमीटर के जो है वो बॉल बेरिंग्स पड़े हैं। क्यों इरेलीवेंट हो जाएगा, ना ना ना। देखो आप कंपनी है, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने डिक्लेयर ही ना किया हो कुछ इन्वेंट्री आइटम आपकी लिस्ट के अंदर, आपने कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है, तो कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे चेक करेंगे। अगर लिस्ट में एक आइटम ही नहीं आ रहा तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, खत्म होगी बात। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लोर पे देखकर उसको लिस्ट में ट्रेस करना होगा, तभी देखे ना। अदरवाइज एक चीज मेरी लिस्ट में ही नहीं आई तो मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं होगा उस चीज के बारे में। मैंने इस चीज को भी तो कंट्रोल करना है। कंप्लीट इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है और जो पड़ी है वो मेरी ही है, तो मैं क्या करूं, मैं फ्लोर पे देखूंगा किसी आइटम को, लिस्ट में ट्रेस करा दो। तो फ्लोर पे देखा, उसने मुझे लिस्ट में ट्रेस करा दिया। अगर लिस्ट में ट्रेस हो जाए तो मतलब रिकॉर्डेड है, अगर लिस्ट में ट्रेस ना हो तो फिर वो अनरिकॉर्डेड है, तो फिर कंप्लीटनेस की इशू आ जाएगा वहां पे। बात समझ आ गई आपको। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस तरह से जो लिस्ट टू फ्लोर और फ्लोर टू लिस्ट का जो प्रोसीजर होता है इसको हम अप्लाई करके वहां पे इन्वेंट्री आइटम की काउंटिंग करते हैं। फिर अगर कोई स्पेशलाइज्ड हो, फॉर मैंने कहा ओपन यार्ड में कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, वैसे दोबारा ब्रीफली बता देता हूं। उसमें मुख्तलिफ मेजरमेंट टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये टैंकर है, टैंकर की हाइट है, इसका सरकमफ्रेंस है, इसके फिर कितना फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये एरिया फील्ड है, ये एम्प्टी है। अब इसकी अगर मेजरमेंट करनी है और इसकी विड्थ इतनी है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर है और विड्थ 2 मीटर है, तो आप देखिए अगर इसकी मेजरमेंट करनी है तो यहाँ पे पूरा एक टूल होगा। वो टूल क्या होगा, पहले सरकमफ्रेंस को मेजर करें, हाइट को देखें, फिर पूरे इसमें कितनी मटेरियल आता है उसको फिर प्रोपोर्शनेट करें। उसकी पूरी एक मैथमेटिकल टूल्स हैं। अगर किसी ने एफएससी में मैथ पढ़ा हो तो उसने चैप्टर 6 सेकेंड ईयर का जो था उसमें ये कॉन्स और सर्कल्स और ये सारी चीज़ों की क्या मेजरमेंट उसमें बताई हुई है। तो ये मेजरमेंट आप वहाँ से इसकी टेक्निक को कर सकते हैं। नहीं पढ़ा नलायक, क्या चीज़, सारे एमडी कैट के बच्चे हैं। मैथ किसने पढ़ा हुआ, 1 2 मैथ पढ़ा हुआ तुमने। ये बात ऐसी ही है ना जो बता रहा हूं मैं।
अब वहां पे अगर आपको कोई उस्ताद ये बता दे कि ये मैकेनिज्म इस तरीके से यूज होता है तो आपको मैथ समझ आ जाता। मुझे मैथ क्यों नहीं समझ आया सारी जिंदगी, मैं बताता हूं मुझे मैथ क्यों नहीं समझ आया। मेरी मैथ के साथ दुश्मनी है। वो दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मैथ के जो टीचर होते हैं वो आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये प्रैक्टिकली कहां अप्लाई होता है। आपको पता है, मैं आपको पता है मेरे नंबर कम क्यों आते थे? क्योंकि मैं जो डिमांड करता था ना स्टडी, वो मुझे मिली ही नहीं स्टडी पढ़ाने के लिए। मैं कहता था प्रैक्टिकल आपको जो लर्निंग्स है ना वो कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग आपने कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ी होगी, पढ़ी है? जब एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हो, जिट्टे लगा के आ जाते हैं यहां पे। लिमिटिंग फैक्टर्स, अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो तो फिर उस केस में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ बना के उसके फिर वो चेक करना पड़ता है। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये एफएससी के मैथ में भी था, लेकिन वहां पे कोई आपको ये नहीं बता सकता था कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग आप क्यों कर रहे हैं। मैं क्लास में सवाल करता था, सर ये हम काम कर क्यों रहे हैं और हमें प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई कहां पे होगा? तो मुझे कहते चलो निकल जाओ क्लास से बाहर। तो मैं चुप करके उठता था, क्लास से बैठ चला जाता था। ठीक है, फिर जब इस सीए प्रोफेशन में आए, जब मैंने मैनेज उस कॉस्ट काउंटिंग में टॉपिक नहीं था, फाइनल की मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था। जब अदनान रशीद साहब के पास ये टॉपिक पढ़ा तो उन्होंने फिर ये बताया कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है। और मैंने कहा ये वो लीनियर प्रोग्रामिंग वही वाली है जो मैथ्स में थी? उन्होंने कहा जी वही मैथ्स वाली है। फिर उन्होंने जब समझाई तो फिर मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आया कि लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी थ्योरीज है, ये सारी हैं। फिर जब ऑडिट किया तो फिर वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी सारी काम आई। फिर कई और चीजें पढ़ी हमने, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ी या बाकी भी कोई चीजें पढ़ी। तो जब तक आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना हो, मतलब मैं खुद ये बिलीव करता हूं कि जब तक आपको किसी चीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, वो चीज पढ़े या ना पढ़े का कोई फायदा नहीं है। आप यहां पढ़ के पेपर पास कर लेंगे, बाद में आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी चीज को प्रैक्टिकली पढ़ लिया है और प्रैक्टिकली आपने समझ लिया है तो फिर वो जो मर्जी कर ले वो चीज आपको भूलती नहीं है। तो जनाब इस तरह से फिर ये टेक्निक्स जो मैथमेटिक्स की हैं, इस तरह से फिर अगर कोई ओपन यार्ड में पड़ा हुआ है तो ये ओपन यार्ड है जी, इस तरह करके अब यहां मटेरियल पड़ा हुआ है तो आप इसकी मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। अगर कोई कौन शेप में पड़ा हुआ है इस तरह से तो इसकी मेजरमेंट किस तरह से आप करेंगे। तो यहां पे फिर एक टेक्निक स्पेशलाइज किस्म की होती हैं, तो आप उसमें फिर जो टेक्निक्स होती हैं यहां पे एक्सपर्ट की इंगेजमेंट करते हैं और मैनेजमेंट की अपनी वर्किंग के प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब तो गूगल के ऊपर इतने अच्छे अच्छे फार्मूलाज मौजूद हैं, चैट जीपीटी के ऊपर मौजूद है, आप उसको बताएं कितनी सर्कमफ्रेंस है, इतनी हाइट है, इतनी विड्थ है, इतना मटेरियल पड़ा हुआ, तो आपको बता देगा क्वांटिटी कितनी है। अब तो आपको शायद इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट मेजरमेंट करें और उसका डाटा इनपुट करें आप चैट जीपीटी को, आपको 1 मिनट में बता देगा इसमें कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। तो आप स्पेशलाइज नेचर का मटेरियल है तो उसकी मेजरमेंट के टेक्निक्स को समझते हैं, एक्सपर्ट की जरूरत तो वहां पे एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं, देन फाइनलाइज करते हैं कि वहां पे कितनी पड़ी है। फिर आप जब इन्वेंट्री का काउंटिंग प्रोसेस देख रहे होते हैं, यानी कि जब लिस्ट टू फ्लोर और फ्लोर टू लिस्ट, आप फिर एक और चीज देखते हैं कि कोई रस्ट वाला आइटम तो नहीं है, या एक्सपायरी भी आप पढ़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स कंपनी है या कोई इस तरह से वो आइटम्स हैं जो केमिकल्स हैं जिनकी एक्सपायरी भी मैटर करती है, तो आप साथ साथ उनकी एक्सपायरी भी देख रहे होते हैं। और फिर आप ये भी देखते हैं कि क्लाइंट ने क्या ऑब्सलीट इन्वेंट्री को अपनी ठीक वाली इन्वेंट्री से सेपरेट रिकॉर्ड किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और उसको क्या सेपरेटली किसी एक स्पेसिफिक जगह पे क्लासिफाई भी किया हुआ है या नहीं किया हुआ। यह भी इन्वेंट्री काउंटिंग के प्रोसेस के दौरान आप क्या करते हैं, इसको भी आप रिव्यू करते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात आपको। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का, फिर आप कट ऑफ टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? कट ऑफ टेस्टिंग में क्या होता है, परचेज के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर, यानी सेल के ऊपर कट ऑफ लगते हैं, परचेज पे कट ऑफ लगते हैं, और आप वो जो बैंक के ऊपर भी कट ऑफ लगते हैं, बैंक के चेक्स के ऊपर भी। तो फिर वो जो कट ऑफ का डाटा होता है उस डाटा की बेसिस के ऊपर आप अपने फाइनेंशियल्स के अंदर कहते हैं कि मेरी सेल की लास्ट ट्रांजैक्शन ये वाली है, परचेज की लास्ट ट्रांजैक्शन ये वाली है, और जो मेरी कंजम्पशन है उसकी लास्ट ट्रांजैक्शन ये वाली है। इसके बाद जो परचेज होगी, सेल होगी, कंजम्पशन होगी, किस पीरियड में जाएगी, उससे अगले पीरियड में जाएगी। तो कट ऑफ की टेस्टिंग वहां पे होती है। उसके बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर कोई लिस्टों में डिफरेंस हो, आप उस डिफरेंस को रिकंसाइल करके अकाउंटिंग एंट्रीज प्रपोज करते हैं। इस तरह से आपका जो एग्जिस्टेंस का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जनाब इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी चलाइए। चल बड़ा
पहले मैं आपको नोट्स पे फौरी तौर पे मार्क करवा दूँ, फिर मैं बुक के ऊपर ही मार्क करवा दूंगा, फिर जहाँ से आपने करना आप उसको कर लीजिएगा। जी सही कह रहे हैं आप। जी नहीं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर वो मैंने उसको कहा अमेंड करने के लिए, जो टेस्ट होगा उसमें चैप्टर नंबर 4 में डॉक्यूमेंटेशन के अलावा होगा, प्लस जो इन्वेंट्री और बैंक के प्रोसीजर ये भी होंगे। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। आप सिर्फ बैंक, मेरी बात सुनिए, चैप्टर 3 में तो कुछ भी नहीं है, चैप्टर 4 में कुछ भी नहीं है। जो है उसमें से टेस्टिंग क्या हो सकती है? कुछ भी टेस्टिंग नहीं हो सकती उसमें। तो मेरा ख्याल है कोई इतना ज्यादा नहीं है, आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 3 में बेटा रिस्क वाले क्वेश्चन आपके टेस्ट कितने हुए हैं? रिस्क के ऊपर क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुए आपके? तो बेटा वो रिस्क वाली टॉपिक अभी पढ़ा ना हमने उसमें। अब उसमें कोई और चीज पढ़ेंगे तो बाकी करेंगे ना। रिस्क में जो एक टॉपिक पढ़ा वो हमने उसी को टेस्ट करना है ना वहां पे। मटीरियलिटी हो गई, मटीरियलिटी का टेस्ट हो गया है। मटीरियलिटी का टेस्ट नहीं हुआ टॉपिक। फिर मटीरियलिटी कर लें और चैप्टर 4 के जो 2 टॉपिक है वो कर लें। यही बात हुई, पढ़ा हुआ है काम बेटा। फिर टॉपिक कवर किस तरह से होंगे? फिर आगे पढ़ते जाएंगे, फिर उस सिलेबस में कवर ही नहीं हो पाएंगे। मटीरियलिटी कर लें और साथ जो है चैप्टर 4 के वो डॉक्यूमेंटेशन के अलावा कर लें, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा नहीं हो जी, आ जाए जरा। फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, दिस टॉपिक एड्रेस स्पेसिफिक कंसिडरेशन इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट appropriate audit evidence with respect to of the inventory in the financial statement, including attendance and observation of physical inventory count procedure associated with the inventory under custody and control of third parties. Procedure regarding existence and condition of inventory can be obtained by attendance at physical inventory count. अब ये क्या है? attendance at physical inventory count है। Evaluate management structure and procedure for recording and controlling the result of entity physical inventory counting. मैनेजमेंट का प्रोसेस देखें, मैनेजमेंट किस तरीके से इन्वेंट्री का काउंटिंग करती है। दिस इंक्लूड चेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट ओवर इन्वेंट्री काउंट, मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल, यूजेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड स्लो मूविंग इन्वेंट्री। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आप इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इन्वेंट्री पड़ी कहाँ पे है, उसमें इशुएंस किस बेसिस पे होती है, रिसीट किस बेसिस पे होती है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइटम किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सारे काम आप अपने वहां पे करेंगे। Observe the performance of management counting process. In this step, we physically observe the above stated process and check their implementation on stock count to get the evidence. ये जो बातें मैनेजमेंट ने बताई हैं उसको फिजिकली जाके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। Inspect the inventory item to test if inventory physically exists and if there get evidence of any obsolete, damage or long outstanding inventory. तो आप वहां पे जब इन्वेंट्री इंस्पेक्ट कर रहे होंगे तो फिर आप देखेंगे उसमें कोई एक्सपायर आइटम तो नहीं पड़ा हुआ, कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग तो नहीं पड़ा हुआ, रस्ट वाल तो नहीं पड़ा हुआ, खराब कंडीशन में तो नहीं पड़ा हुआ, उसको भी आप साथ साथ देखेंगे। परफॉर्म टेस्ट काउंट है जी। इन दिस स्टेप वी टेस्ट काउंट ऑन सैंपल बेसिस। देयर आर 2 अप्रोचेस, लिस्ट टू फ्लोर एंड फ्लोर टू लिस्ट। फिर कहते हैं performing audit procedure over the entity final inventory record to determine whether they accurately reflect inventory count result। उसके बाद जो लिस्टें होती हैं उसकी आप कंप्लीटनेस इंश्योर कर लेते हैं, कोई उसमें चीज मिस तो नहीं है। फिर आगे प्रोसीजर ऑन इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी लोकेशन के ऊपर पहले क्या जी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर लेंगे, फिर परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, अटेंडिंग और अरेंजिंग फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड द थर्ड पार्टी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, inspect documentation regarding the inventory held by third parties, for example warehouse receipts, request confirmation from other parties when inventory has been pledged as collateral,
ensure through another auditor that control at third party location are properly designed and implemented over the physical inventory count. इसके अंदर मैंने बहुत चीजें आपको बताई हैं, तो उसके साथ अपनी नॉलेज को आप मर्ज कर लीजिएगा। फिर आगे जी स्टॉक काउंट कंडक्टेड अदर देन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग वी डिस्कस्ड इन वेरी मच डिटेल। तो यहाँ पे सिर्फ उसकी बेसिस बताई हैं, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस याद है कि अगर ईयर एंड के बाद होगा तो आप उसको रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, और ईयर एंड से पहले होगा तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, और उसकी रिकंसिलिएशन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे, उसमें सेल और परचेज की क्वांटिटी को वेरीफाई करेंगे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और उस रिकंसिलिएशन की फिर कंप्लीटनेस को इंश्योर करके आप अपना प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। आगे इम्प्रैक्टिकेबल टू कंडक्ट स्टॉक काउंट, अगर हम स्टॉक काउंट नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड पे लॉकडाउन लगा हुआ था, या ईयर एंड पे आपने स्टॉक काउंट नहीं कर सकते थे, बाद में भी आप नहीं कर पाए, तो फिर इस केस में दिस विल कंस्टिट्यूट द स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन होती है जब ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उस केस में फिर आप अकॉर्डिंगली उसका इंपैक्ट देखते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो इसको एक दफा रीडिंग कर लीजिएगा। पॉसिबल कंट्रोल वीकनेस इन इन्वेंट्री काउंट, जब इन्वेंट्री काउंट कर रहे होंगे तो उसमें क्या वीकनेसेस क्या आ सकती हैं। फेलियर टू प्री डिटरमिन द अकाउंट शीट, मैंने क्या कहा था, अकाउंट शीट के ऊपर जो एक नंबरिंग होती है वो प्रॉपर सिंटैक्स की फॉर्म में लगी होती है, लाइक इसमें लोकेशन, रैक नंबर, वेयर हाउस नंबर, प्रोडक्ट का मेन कोड, सब क्लास, वो सारी चीजें आपकी होती हैं। अगर प्री नंबर्ड आपकी इन्वेंट्री शीट नहीं है तो उसका मतलब क्या है, हैप्पैज़र्ड है, आप इंश्योर ही नहीं कर सकते कि वो इन्वेंट्री शीट जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। एंटरिंग द क्वांटिटीज काउंट ऑन द अकाउंट शीट इन पेंसिल, जारी बात है काउंटिंग शीट के ऊपर पेंसिल के साथ मैनेजमेंट ने लिखी हुई है कि ये इसमें इतनी क्वांटिटी पड़ी, इसमें इतनी क्वांटिटी पड़ी, तो पेंसिल को ऐसे रेज करें और उसकी जगह पे आप और नंबर लिख दें, तो वो इजीली रेजेबल होता है, वो हमारा ये इशू आ सकता है। Inventory is counted by store staff, so there is a chance that they may not report omission and misstatement due to their faults. जाहिर बात है ये काउंटिंग का प्रोसेस स्टोर स्टाफ का होता है, तो वो अपनी गलती थोड़ी बताएंगे कि इसमें कमी है, हो सके वो उस एरिया में ना जाने दें आपको। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ क्यों नहीं जाने दें। वो अगर कॉटन की बेल्स थी, हमने कहा आपने कॉटन की बेल्स को रिव्यू करना है, गर्मियों का सीजन था, रमजान फर्स्ट रमजान था, उसको 30 जून को फर्स्ट रमजान था मुझे याद है, अब तो फरवरी में आता है ना, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, तकरीबन 10 ईयर्स, 2014 की बात है, 15 की बात है। मैंने कहा ये स्टॉक काउंट करना है, उसने कहा जी कि सारा तो सप होंगे ने, सप सांप वेखो है थे वो जमीन के ऊपर ना, मुझे उसने वो दिखाना शुरू कर दिए, वाकई वो रिंग्स बने हुए थे, वो सांप के नहीं होता वो रास्ता बना होता, इतने बिच्छू होंगे ने, बिच्छू सर कट वैसी ना मुझे। मैं कहा यार क्यों ना जाऊं, सर कट वैसी, मैं कोई मसला नहीं, मैंने कट सी ना, तू जान दे। वो नहीं जाने देते, वो कहते हैं भाई जिस जगह पे उनको थ्रेट हो ना कि यहाँ पे कोई हमारी कोई प्रॉब्लम पकड़ी जाएगी, कोई इशू पकड़ा जाएगा, तो कहेंगे इतने तुसी ना वंजो, एक काम खराब हो वैसी, सही खराब वैसी ना। ये इधर के मुल्तान साइड के मुजफ्फरगढ़, हाँ भाई मुजफ्फरगढ़ के हो, जमशेद दस्ती की तरह की पर्सनैलिटी वैसे इसकी है। अच्छा, इन्वेंट्री में नॉट बी मार्क्ड एज पी और पी डैश व्हेन काउंटेड, जब काउंट करते हैं तो आप उसके ऊपर मार्किंग करते हैं कि मैंने इन आइटम्स को काउंट किया है, तो पी फ्लोट लिस्ट, पी डैश लिस्ट टू फ्लोर। आगे काउंट शीट में नॉट बी साइड बाय द इंडिविजुअल काउंटर हु प्रिपेयर्ड देम, जिसने शीट बनाई उसमें साइन ही ना करे, डिफरेंस में साइन ना करे। नो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू स्टॉप कंडक्टिंग द इन्वेंट्री काउंट, हो सकता है कि आप अपनी इन्वेंट्री काउंट, जो मैनेजमेंट अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन ना दे तो काउंटिंग क्या होगी, फिर काउंटिंग तो कुछ भी नहीं होगी इंस्ट्रक्शंस के बगैर। तो देयर आर सर्टेन पॉसिबल कंट्रोल वीकनेस इन इन्वेंट्री काउंट, ये आपने प्रैक्टिकली सवाल आ सकता है, आपको इन्वेंट्री काउंटिंग का एक प्रोसीजर बताया हो और कहा कि इसमें कंट्रोल डेफिशिएंसीज बताएं, क्या क्या कंट्रोल डेफिशिएंसीज में मौजूद हैं। लाइक वो कहेगा कि सीसीटीवी कैमराज ही लगे हुए थे, वॉक थ्रू, अब ये तो नहीं कहेगा ना सीसीटीवी कैमराज ही लगे होंगे, वो कहेगा कि इन्वेंट्री की प्रीशियस मेटल्स पड़ी है और वहाँ पे उसकी इन्वेंट्री जो है वो आसानी से कोई बंदा लेके चला जाता है, कोई बंदा आसानी से लेके आ जाता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे पॉसिबल वीकनेस क्या है कि फिजिकल कंट्रोल आर मिसिंग। फिर वो कहेगा कि जब गुड डिस्पैच होते हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता, वो वैसे ही किसी की फोन कॉल आता है तो हम इतनी बोरियां भेज देते हैं, हम उतनी बोरियां भेज देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ द गुड्स। फिर अगर कोई इन्वेंट्री खराब हो जाती है तो हम उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि वो रैक्स भी पड़ी रहती है। अब उस सिनेरियो को इस तरीके से बिल्डअप करेगा कि उसमें कंट्रोल डेफिशिएंसीज होंगी, क्या होंगी, कंट्रोल डेफिशिएंसीज होंगी। अब आप अगर इतनी चीजों को पढ़ लिया आपने, ये इतना प्रैक्टिकल नॉलेज आपने ले लिया है, अगर एग्जांपल्स भी आपके ज़हन में रह जाएं तो आप उसकी कंट्रोल डेफिशिएंसीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसके भी 2-3 सवाल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि हम
अब अगले क्लास में जो बैंक और इन्वेंट्री है इसके हम प्रोसीजर्स को जो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल इनफ हो गया हमारा इतना टाइम इस पे, क्योंकि फिजिकल काउंटिंग का भी काम हो गया है, वैल्यूएशंस का भी हो गया और बैंक का भी काम हो गया है। तब हम इसके ऊपर जो है वो अपने जो इन्वेंट्री काउंटिंग के प्रोसीजर है वो लगा सकते हैं। अब आखिरी 2-4 मिनट लगा के जरा बुक के ऊपर मार्क कर लेते हैं कि कुछ बच्चे नोट से कर रहे होंगे, कुछ बच्चे बुक से कर रहे होंगे, तो हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। यहां से फिजिकल काउंट है जी, देयर आर सेवरल रीजन फॉर द काउंट ऑफ द इन्वेंट्री। अब इसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही लिखी होंगी मेरा ख्याल है, पढ़ लेते हैं फिर भी। फिजिकल काउंट में भी फेयरली इजी टू अरेंज, particularly when most items of inventory are held in limited number of physical location. Physical count provide evidence of actual existence of the inventory. हमें भी पता है ये। Physical count can be used by the entity to check the accuracy of its inventory record when it's maintained continuous inventory record. When entity does not have continuous inventory record, physical inventory count is probably only way of establishing the quantity of inventory at the year end. ज़ाहिर बात है अगर मेरे पास इन्वेंट्री काउंटिंग का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है तो मैं काउंटिंग करके फिर ही रिकॉर्ड करूंगा क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है। एक होता है परपेचुअल, एक होता है पीरियोडिक। परपेचुअल में साथ साथ इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, पीरियोडिक में साथ साथ नहीं होती। पीरियोडिक में क्या होता है, ईयर एंड के ऊपर काउंट करते हैं, डिफरेंशियल को क्या कर देते हैं, कंजम्पशन। ये बात पता है आपको कि आखिर पे जो एक्चुअल इन्वेंट्री पड़ी होती है वो पकड़ते हैं और डिफरेंशियल को कंजम्पशन के तौर पर चार्ज कर देते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपको पता ही नहीं होता कंजम्पशन की अमाउंट ठीक है या नहीं है, कि वो परपेचुअल रिकॉर्ड आपने मेंटेन नहीं किया होता। Discrepancies between the physical inventory count and the entity inventory record may indicate weakness in physical control over inventory and loss due to theft for the loss of the from other causes. Inventory count can also be used to check the physical condition of inventory. ठीक हो गया जी। आगे जी, it is important to appreciate the relative responsibilities of management and auditor with respect to the inventory count. तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसने बता दिया, इसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, देखिए मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री संभालनी है, उस पर कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाने हैं, उसको एक्चुअली काउंट मैनेजमेंट नहीं करना है, रिकंसाइल मैनेजमेंट नहीं करना है। ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने करना है कि मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो हुई है नहीं हुई, ऑब्जर्व करना है फिजिकल काउंट को, इन्वेंट्री आइटम को इंस्पेक्ट करना है, परफॉर्म टेस्ट काउंट करना है और परफॉर्म प्रोसीजर ओवर द फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स करना है। तो ये बेसिकली उसने यहाँ पे एक बुलेट फॉर्म में दे दिया, मैंने जो नोट्स में है उसके अंदर इसके एग्जांपल भी साथ साथ ऐड कर दिए। फिर एडिशनल वर्क आफ्टर द काउंट फॉलो अप, the final work on inventory may take place several weeks after the inventory count itself. In intervening period, the client should have calculated a final inventory figure for the financial statement. One of the main objective of audit work on inventory quantity at this stage is to ensure that inventory quantities that exist at the count sheet are properly reflected in the final inventory figure in the financial statement. जाहिर बात है जो काउंट किया वही हमारे पास फाइनेंशियल्स में आना चाहिए। The audit work involved in verifying the inventory quantities will include the following: obtain the final inventory sheet that were prepared by the client staff during the inventory count, ये वाली हमने डिस्कशन की थी, स्टार्ट ही हम यहां से करते हैं। check the numerical sequence of the sheet and the auditor record of the last sheet number to confirm the no sheets are missing। जारी बात है एक आपको उस वक्त इन्वेंट्री शीट मिली होगी जब आपने इन्वेंट्री काउंट किया होगा, फिर इन्वेंट्री काउंट करने के बाद कुछ सर्टेन चेंजेस करवाई होंगी, उस चेंजेस के बाद एक नई लिस्ट बनी होगी। तो कहते हैं जो लिस्ट आपके पास एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री काउंट आई थी वो, और जो लिस्ट अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्टेड हो रही है आज के दिन के ऊपर आफ्टर एडजस्टमेंट, उन दोनों को रिकंसाइल करें और जो डिफरेंस है वो आपको क्या होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। चेक न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ द टैग नंबर लिस्टेड ऑन द शीट, ये जो हमने बात की थी सीक्वेंस नंबर उसके ऊपर होना चाहिए। चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन ऑन द शीट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। कंफर्म द इन्वेंटरी रिकॉर्ड हैव बीन अमेंडेड एज अप्रोप्रिएट, जहां जरूरत थी वहां उसकी अमेंडमेंट हुई है या नहीं हुई। Confirm inventory belonging to the client but held by third parties included in the inventory sheet। जारी बात है यहाँ पे किसी बच्चे ने भी सवाल भी किया था, आपने सवाल किया था कि किसी बच्चे ने कहा था इन्वेंट्री जो थर्ड पार्टी की वो लिस्ट में आ रही होती है, तो मैंने कहा बिल्कुल लिस्ट में आ रही होती है, लेकिन प्रोसीजर हम वही लगाते हैं जो ऊपर हमारे मौजूद होते हैं। Confirm inventory belonging to third party but on the client premises at the date of count is not included in the inventory। जारी बात है, फॉर एग्जाम्पल आई एम द थर्ड पार्टी और आपकी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है और थर्ड पार्टी का अगर स्टॉक काउंट हो रहा है तो जो किसी और की इन्वेंट्री पड़ी है वो मेरे इन्वेंट्री रिकॉर्ड में नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी के बिहाफ पे मेरे पास पड़ी है, मेरे अपनी बुक्स में वो चीज नहीं आनी चाहिए। यानी कि वाइस वर्सा है, थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री किसी और के पास पड़ी है तो किसकी बुक्स में आनी चाहिए, जिसकी इन्वेंट्री है उसकी बुक्स में आनी चाहिए, जिसके पास पड़ी है उसकी बुक्स में नहीं आनी चाहिए। चेक द कट ऑफ इज करेक्ट, कट ऑफ के प्रोसीजर हम लगाएंगे। तो अल्टीमेटली आप इस एरिया को और जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उसको आप कंबाइन करके पढ़ लें या इधर से कर लें, दोनों आपके लिए ना कोई मुश्किल नहीं है।
आगे वीकनेस इन इन्वेंट्री काउंट है, ये मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें, तो इसको आप अकॉर्डिंगली बेशक उधर से कर लें। और ये आपका कंप्लीट हो गया जी आपका इन्वेंट्री काउंटिंग का प्रोसीजर। ठीक है जी, इन्वेंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, कैश एंड बैंक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और एक लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह हम ट्रेड रिसीवेबल्स की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।